इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स पेज नंबर 93 पे है। ठीक है, हमने ऊपर की सारी बात कर ली यहाँ पर। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया आपको? ये सारा समझ में आ गया, ये जो हमने बात करी जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। बताओ, समझ में आ गया ना? मैंने पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में भी बता दिया था कि इंडिया वाले बताया था क्या इसके बारे में कि बताना है मैंने? चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इसके नीचे से पैराग्राफ से नहीं हुआ है ना, यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अब देखो आगे की कहानी क्या है, पेज नंबर एक प्रीवियस पे आ जाओ, 91 पे आ जाओ। इट इज़ नॉट हार्ड टू सी कि ये जो चीज़ें हैं ये यूएन में एक तरीके से डिबेटेबल इश्यूज हैं कि पीस बिल्डिंग कमीशन करेगी क्या। कई लोग ये आरोप लगाते कि बना भी दी तो करेगी क्या। बड़े सारे कन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड में चल रहे हैं, हर कन्फ्लिक्ट में क्या यूएन इंटरवीन करे? क्या ये पॉसिबल है और क्या ये डिजायरेबल है कि हर एक कन्फ्लिक्ट के अंदर यूएन घुस सकता है? सिमिलरली इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि जब भी दुनिया के दूसरे कोनों में और देशों में जब एट्रोसिटीज हो रही होंगी, इंसानियत के खिलाफ सरकारें जब कुछ ऐसे कदम ले रही होंगी जिससे ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो रहे होंगे, या दूसरी कंट्री ने किसी और कंट्री के सिटीजन के ऊपर अटैक कर दिया, तो इस केस में इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? तो होता क्या है, सबसे पहले तो डिफाइन करने की जरूरत है। मतलब ये एक सारी जो आवाजें ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की उठती है कि ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर तरीके से तो डिफाइन करो कि ह्यूमन राइट्स है क्या, और कौन डिटरमाइन करेगा कि लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन है क्या। कि मतलब जब इतना तुमने कुछ कर दिया तब जाके ये वॉल्यूशन की जो लक्ष्मण रेखा है वो पार हो गई। फिर अगर वो पार हो गई तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया जाए अगर वो वॉल्यूट हो गई ह्यूमन राइट्स। तो कंट्रीज में, वर्ल्ड में विभिन्न विभिन्न पार्ट्स में ये कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, और हमें ये चीज देखनी होगी कि यूएन में जितनी भी ये बातें करी गई हैं कि ये जो रिफॉर्म्स आने चाहिए, यूएन की जुरिस्डिक्शन इंप्रूव होनी चाहिए। 2005 में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सितंबर 2005 में जब इसकी एनुअल मीटिंग हुई थी, तब ये सारी कंट्रीज ने, जब ये 60 ईयर्स कंप्लीट होने की जब ये खुशियां मना रहे थे, तब ये सारी चीज़ें की एक रिक्वेस्ट रखी गई थी। लेकिन बात वही है कि सवाल और उठते हैं यूएन के सामने कि किस प्रकार से अचीव होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि पहले मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। पहले आपकी आवाज़ थी भाई सब कि हम लोग मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, उसका टारगेट डेडलाइन ब्रीच होगी, लेकिन वो गोल अटेन नहीं हो पाए। तो ये तो हो गया वॉलेट। हम कैसे मान लें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फिर उसके बाद सारे के सारे अचीव हो जाएंगे? उसके बाद डेफिनेशन क्या टेररिज्म की? इंडिया आपको एक प्रपोजल दे चुका है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर, आपने अभी तक उसे क्यों नहीं अपनाया? इंडिया ये कह रहा है कि जस्ट डिफाइन द टेररिज्म। सारी कंट्रीज को जब जूझ रही है समस्या से, टेररिज्म की समस्या से, आतंकवाद सारी कंट्रीज के अंदर पनप रहा है, ये एक डेंजर मंडराता रहता है। ठीक है, स्पेशली एक घटना के बाद, 9/11 अटैक्स के बाद। लेकिन फिर भी क्या आप लोग अभी तक ये भी नहीं सोच पाए हो कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? और जो आप कहते हो कि एक डेमोक्रेसी फंड क्रिएट होना चाहिए, तो ये यूएन इस डेमोक्रेसी फंड के पैसे को यूज कैसे करेगा और कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा? जैसे साइड में एक एग्जांपल दे रखा है आपको, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की घटना हुई थी सुदैन के एक शहर दारफर में 2003 में, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रोमिसेस यहाँ पर बहुत करे थे, लेकिन वो सारे के सारे एम्प्टी प्रोमिसेस थे। तो राइटर आपसे पूछ रहे हैं क्या आपको लगता है कि यूएन को इस जैसी सिचुएशन के अंदर इंटरवीन करना चाहिए, और यूएन की जुरिस्डिक्शन ऐसी सर्कमस्टांसेस में शांत जो हो जाती है तो उसकी जुरिस्डिक्शन को हमें चेंज करना चाहिए, उसके लिए रिफॉर्म लाने चाहिए। मतलब यहाँ पर ना देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो, अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स। बातों का सिर्फ खेल खेला गया कि हम लोग इनको आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ हो रही है कि लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, जीनोसाइड हो रहा है, पीस कीपर्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल आउटरीच जो भी हो रहा है, जो भी हॉरर हो रहा है, शॉकिंग खबरें यहाँ से आ रही हैं, ये सारा का सारा हम लोग सुधैर में सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये हुआ नहीं, इसलिए इसको कहा गया कि एम्प्टी प्रोमिसेस हैं। यूएन अपने प्रोमिसेस कंप्लीट तरीके से नहीं निभा पाता जो वो वर्ल्ड की कंट्रीज को करता है, और जो कि इसके चार्टर में साफ तरीके से लिखी गई है। अब यूएन के ना बड़े सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं। एक आपको याद होगा दोस्तों, पिछले चैप्टर के अंदर जब मैंने आप लोगों को एक बात करवाई थी, सार्क वाले चैप्टर के अंदर, इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में इंटरवीन कर गई थी, जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, जिसको हम पढ़ेंगे भी पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक में। इसके बाद बस पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा परसों नरसों से।
यही इस बुक को हम इसी चैप्टर तक छोड़ेंगे, बाद में 3 चैप्टर्स हैं वो हम करेंगे बाद में, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस पर पहले आएंगे। 12 इसके अंदर क्या है कि 9 चैप्टर इस वाली बुक के अंदर है, 9 चैप्टर दूसरी वाली बुक के अंदर है। हम लोग 6 यहाँ तक कर चुके हैं, 6 दूसरी वाली बुक से करेंगे, फिर उसके 3 और बाकी इसके 3, ये बाद में हम लोग निपटाएंगे क्योंकि वो पेरीफेरी के चैप्टर्स हैं, लेकिन हम लोग पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस में आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके चैप्टर्स, ठीक है। हाँ, तो ये आपको याद है इंडिया की फोर्सेस श्रीलंका की पीस कीपर जो है इंटरवीन कर गए थे यहाँ पर, और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, बम मार के उनको उड़ा दिया गया था। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के ना बड़े सारे खुद के पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, मतलब यूएन अलग अलग कंट्रीज यूएन में अपनी कुछ पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स को मतलब भेजती है और वो यूएन की पीस कीपिंग ऑपरेशंस का पार्ट बनते हैं। जैसे हमें यहाँ पर बहुत कुछ जानने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट से ये कहता हूँ, बीइंग अ पीएसआई स्टूडेंट, आप कोई भी यूएन के 6 पीस कीपिंग ऑपरेशंस को याद कर लो कि कौन से रीजन में कौन से हैं, उनका नाम क्या है। जैसे एक जो मैं अपने बता देता हूँ, मुझे जो फेवरेट लगते हैं, जिनके आसान भी हैं। एक तो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान में जो चलता रहता है, ये तो करना ही पड़ेगा हमें याद, यहाँ से फिल्म का क्वेश्चन बन सकता है, यूएन मोजेब इसका नाम है, ठीक है, यूएन मोजेब इसका नाम है। ये सारी बातें हम लोग कैसे वर्क करता है, क्या पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है, ये प्रॉपर तरीके से जब आईआर को इलेबोरेटेड मैनर में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यूएन मोजेब इंडिया पाकिस्तान में वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, जो मैं याद करता हूँ, मिनुस्मा माली के अंदर चल रहा है ये इसका। उसके बाद यूएन आमिद दारफर के अंदर, यूएन मिक कोसोवो, सीरिया के अंदर यूएन डॉफ, मिडिल ईस्ट के अंदर यूएनटीएसओ, ठीक है, 5 हो गए। एक कोई भी अपनी मर्जी से याद कर लो, लिबिया के अंदर कर लो यूएन मिल, बताऊंगा फुल फॉर्म भी बताऊंगा, इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है। 6 तो मैं सेफ साइड के लिए याद करवा रहा हूँ, जिसमें से एक तो इंडिया ही आपका मतलब ऑलरेडी कवर हो गया, इंडिया को इंक्लूड करके आप 6 को कर लो, ये तो 7 हो गए, ठीक है। यूएन मुझे तो याद रखना, किसी भी एग्जाम के अंदर, ये फिल्म के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है, फिर चाहे सीएपीएफ दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, ये बन सकता है, ठीक है। इवन एमपीपीएससी में ये फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें पूछ नहीं गई, ये चीज़ कवर। ऊपर तो मतलब आपको पोर्शन पता लग ही गया होगा अभी, जो हमने आज की क्लास में जहाँ तक अभी कवर करा है, लाइटी कंटेंट है ये। अब बात करते हैं रियल चीज़ की, इंडिया और यूएन रिफॉर्म्स की। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये अपने आप में एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, अपने आप में एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों कवर हो जाएगा। जीएस पेपर 2 प्लस पीएसआईआर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्या वॉइस रेज करता है अपनी यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाने के लिए, बड़े बड़े इधर उधर मटेरियल में भागोगे तो दिमाग इतनी जल्दी रिकॉल कर नहीं पाता, 7.5-6 मिनट होते हैं आंसर लिखने के लिए फटाफट। यहाँ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, इजी लैंग्वेज में भी है और रिकॉल करना भी आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ना सपोर्ट करता हुआ है कि यूएन में रिफॉर्म्स होने चाहिए, यूएन में रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, बड़े सारे मुद्दों पर, बड़े सारे इश्यूज पर, ऑन वेरियस ग्राउंड्स, ठीक है। क्या मानता है इंडिया? इंडिया की सोच को समझो। सबसे पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझो विद रिगार्ड टू यूएन। इंडिया ये मानता है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और नई तरीके से नई एनर्जी रिवाइटलाइज अगर यूएन हो जाए, रिवाइटलाइज मतलब क्या, फ्रेश तरीके से, यूएन मतलब बूढ़ा हो चुका है अपने स्ट्रक्चर प्रोसेसेस में, उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके अगर स्ट्रेंथन कर दिया जाए, रिवाइटलाइज कर दिया जाए, ये एक बहुत ही बेहतरीन चेंज होगी। चेंज होती हुई, वक्त बदलती हुई दुनिया में और जमाने में, और सारी कंट्रीज का इससे भला होगा, ठीक है। आगे बात को प्रमोट करते हुए इंडिया क्या कहता है? इंडिया सबसे पहले ये वाली जो बात है ना, ये आपका पॉइंट नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया ये सपोर्ट करता है कि यूएन का ना जितना भी रोल चल रहा है डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, वो काफी नहीं है। उस रोल को यूएन को थोड़ा सा अपना इनहेंस करना चाहिए। अब रोल को इनहेंस करना है तो ऑब्वियसली बात है रिफॉर्म तो आएंगी। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? देखो, इंडियन यूएन रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म आने चाहिए, जिसकी दरख्वास्त इंडिया करता है, ठीक है। दूसरी बात इंडिया ये कहता है, इंडिया ये मानता है, तीसरी बात, कि डेवलपमेंट जो है ना, वो यूएन के एजेंडा में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि यूएन के एजेंडा में यूएन किसी चीज की बात करे चाहे ना करे, डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। डेवलपमेंट यहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं,
हर एक दिशा से डेवलपमेंट होनी चाहिए, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए, जो कि इंडिया का ये मानना है कि ये ना एक वाइटल प्री कंडीशन है। वाइटल प्री कंडीशन मतलब क्या? अगर कोई प्री कंडीशन उसको कहते हैं कि अगर ये चीज होगी तो कोई चीज पूरी होगी। तो यूएन के एजेंडा में अगर डेवलपमेंट मुख्य रूप से होगी तभी इंडिया ये कहता है कि दुनिया में शांति व्यवस्था और दुनिया की विभिन्न कंट्रीज की सिक्योरिटी अच्छी तरीके से मेंटेन रह सकती है। ये इंडिया का एक 3 पॉइंट का एक मानना है एजेंडा कि यूएन को कैसा करना चाहिए। ये इंडिया का एक नजरिया है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। बात करते हैं बॉडी की। वन ऑफ इंडिया मेजर कंसर्न, इंडिया का मेजर कंसर्न ये है कि इंडिया किस चीज में रिफॉर्म चाहता है। अब देखो इंडिया के रिफॉर्म्स के एरियाज देखो, इंडिया के रिफॉर्म्स के एरियाज देखो, कहां कहां इंडिया रिफॉर्म चाहता है। सबसे पहले इंडिया ये मानता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन के अंदर। यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनएससी में जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 15 मेंबर्स हैं, 10 हैं नॉन परमानेंट और 5 हैं परमानेंट, जो कि अभी तक बिल्कुल सेम रहे हैं जब से यूएन बना है 1945 से, तब से ये इतने ही रहे। जबकि इंडिया ये क्यों बोलता है, इंडिया किस बिहाफ पे बोलता है कि मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल की इंक्रीज होनी चाहिए? क्योंकि इंडिया ये कहता है भाई साहब 1945 से जब से यूएन बना है, और हम एक चीज जानते हैं कि यूएन में कोई भी कंट्री अगर एडमिशन ले रही है तो ऑटोमेटिकली उसको एंट्री मिल जाती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने देखा 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। 1945 के कंपैरिजन में 2011 में कंट्रीज बड़ी हैं, न्यू कंट्रीज का एडमिशन यूनाइटेड नेशंस में हुआ है। ये कैसे प्रूव हो सकता है हमें? ये प्रूव हो सकता है हमें क्योंकि जनरल असेंबली के अंदर मेंबरशिप बढ़ी है। लेकिन वहीं पर ये जो दूसरी बॉडी है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, इसकी मेंबरशिप नहीं बढ़ी। इसमें तो यही 10 के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स। तो इंडिया ये कहता है कि जनरल असेंबली के अंदर क्योंकि मेंबरशिप बढ़ गई है, एक्सपेंडेड हुई है कंसिडरेबली, अच्छी खासी एक्सपेंडेड हुई है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, इंडिया ये मानता है कि ये जो है आपने जो संख्या कम रखी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, 15 के 15 मेंबर्स हैं जब से वो 1945 में बना था, ये ना यूएन की इमेज को हार्म करता है। आप अपने आप को कहते हो कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, हर एक कंट्री कॉन्टिनेंट रीजन से हम सारी कंट्रीज को लेकर आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ उनको ऐसा है कि एक किसी हॉल में बिठा दिया है बारातियों की तरह कि जिसको जो खाना है वो खा लो। आप उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, आप उनको पावर नहीं दे रहे, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में आने के बाद ही कोई कंट्री अपने कैरेक्टर को इंप्रूव कर सकती है और ये बता सकती है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, कम से कम अपने रीजन, अपनी कॉन्टिनेंट या जिस भी मतलब कहीं से भी वो आई है, वो उसकी वॉइस तो रेज कर सके, उसके मुद्दे तो उठा सके, और कम से कम उस पर एक निश्चित रूप से निर्णय तो ले सके, डिसीजन तो ले सके पावर के साथ। और पावर जनरल असेंबली में नहीं है, पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, इधर है पावर सारी की सारी। तो ये मानता है इंडिया। उसके बाद इंडिया ये भी आर्ग्यू करता है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल को आप एक्सपेंड करोगे ना, तो और जो जिसकी वजह से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आएगी, तो होगा क्या, यूएन में इस चीज के लिए कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा इसको, बल्कि आपको सपोर्ट मिलेगा। वर्ल्ड कम्युनिटी, वर्ल्ड की विभिन्न कंट्रीज आपको सपोर्ट करेंगी कि अगर आप ये वाला रिफॉर्म लेकर आना चाह रहे हो तो। ठीक है, आगे हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी जो संख्या थी शुरू में 11 थी, 11 से बढ़कर वो 15 हो गई। कब हुई? 1965 में। ये चीज प्लीज याद रखना, फैक्चुअल एग्जाम्स यूपीपीसीएस एंड एमपीपीएससी एंड बिहार पीएससी में ये चीज टकरा सकती है कि कौन से साल, क्योंकि वो एग्जाम फैक्चुअल होती है, इसलिए मैंने बोला आपको 65 में। बट सिक्योरिटी काउंसिल की ओवरऑल संख्या तो इंक्रीज हो गई, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट,
लेकिन फिर भी नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स उतने के उतने ही हैं, 5 के 5 ही हैं। जो साइज है सिक्योरिटी काउंसिल का वो तब से स्टेशनरी ही है। ये जो चीज है द फैक्ट रिमेन्स दैट ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, अब उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको डेवलपिंग कंट्रीज देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या फायदा, सिर्फ दिखावटी तो है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रियल पावर तो है नहीं उनके पास। देयरफॉर इंडिया ये आर्ग्यू करता है कि यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मेंबरशिप इंक्रीज होगी ना, तो 15 मेंबर से जब बढ़कर और बनेंगे, स्पेशली परमानेंट मेंबर जब इंक्रीज होंगे, 5 से बढ़कर वो और जब बनेंगे, तो उनका एक मेजर रोल होगा वर्ल्ड में मेजर डिसीजन को शेप करने के लिए। और सिक्योरिटी काउंसिल ही वो प्लेटफॉर्म है जिसपे रहकर ये वाला काम हो सकता है। उसके बाद इंडिया ये सपोर्ट करता है अपनी वॉइस को। हम सिर्फ भाई साहब आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ परमानेंट मेंबरशिप को इंक्रीज करो, आप नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या भी बढ़ाओ, ठीक है, दोनों की बढ़ाओ। हम ओवरऑल आपसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। हम परमानेंट मेंबरशिप को लेकर इसलिए कंसर्न हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि ये ही सिर्फ 5 कंट्रीज जो हैं, हमें परमानेंट नॉन परमानेंट टाइटल से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है वीटो से। आपने हमें G4 का जब हम ग्रुप बनाकर आ रहे थे, आपने बोला जी जापान के साथ, जर्मनी के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ एंट्री ले लो, ठीक है जी। लेकिन आप उसके बाद हमें ये कह रहे हो कि हम आपको वीटो पावर नहीं देंगे, परमानेंट मेंबर तो बना देंगे, या फिर मतलब परमानेंट मेंबर तो बना देंगे लेकिन वो नहीं देंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में हम आपको मेंबर बना देंगे परमानेंट मेंबर, लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब आपके मन में खोट है, दाल में कुछ काला है। इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एक्टिविटीज है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो पास्ट फ्यू ईयर्स में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन आप ये देख लो, इससे आपको पता लग जाएगा। अब ये क्योंकि एनसीईआरटी तो हमेशा बेस बनाने के लिए होती है ना, यहाँ पर आप इसकी एक्टिविटीज डाल दो, जैसा कि हमने इसको डिस्कस करा था। वीटो पावर का इतने बार यूज करना, इसका मतलब ऑब्वियस ये बात है इन कंट्रीज के इंटरेस्ट हार्म हो रहे थे। चाइना ने जो 11 बार अपनी वीटो पावर को यूज करा, फ्रांस ने 18 बार, यूके ने 32 बार, यूएसए ने 84 टाइम्स और रशिया ने 135 बार। इसका मतलब तुमने तो पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है। जब तुम्हारे इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी बात चली आती है, तो तुम्हारे पास तो एक अच्छा खासा शस्त्र है, वीटो, और वो इसलिए क्योंकि तुम परमानेंट मेंबर्स हो। लेकिन बाकी कंट्रीज के इंटरेस्ट के खिलाफ जब कोई चीज होती है, तो वो तो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट कहाँ गया? जब तुम ये कहते हो कि यूएन सारे कंट्रीज को एक इक्वल तरीके से देखता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेचर इगैलिटेरियन है। इगैलिटेरियन का दोस्तों मतलब होता है इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला। लेकिन जब मेरी नजर इस मुद्दे पे जाती है, वीटो 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 वीटो, तब मेरा इससे विश्वास उठ जाता है कि ये टर्म तो सिर्फ नाम की, बेवकूफ मत बनाओ। ये तो तुमने इलेक्शन मैनिफेस्टो की तरह कुछ बना रखा है, जिसमें प्रोमिसेस कभी पूरे नहीं हो पाने, चाहे सरकार बदल जाए, चाहे यही सरकार अपना कार्यकाल कंटिन्यू करती है। जो सक्सेस है सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शंस की, वो ये डिपेंड करती है कि उसको ना इंटरनेशनल कम्युनिटी पॉलिटिकल सपोर्ट कितना करती है। अब यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है? यहाँ पर यह मतलब है, देखो, यूएसए की बातें मानने का या रशिया की बातें मानने का किसी को कोई शौक नहीं है। या चाइना से इतना कमीना होने के बावजूद भी चाइना से व्यापार करना कंट्रीज बंद ना करती, किसी कंट्री को इससे कोई शौक नहीं है। वो सिर्फ चापलूसी इसलिए करते हैं क्योंकि ये परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको हमेशा से सपोर्ट करती आई है। सारी कंट्रीज को हटाओ, यूएसए को पकड़ के चलते हैं इस एग्जांपल में। क्या फर्स्ट गल्फ वॉर और सेकंड गल्फ वॉर की बात ही देख लो। फर्स्ट गल्फ वॉर में जितनी कंट्री सपोर्ट कर रही थी, 30+ कंट्रीज, इस टाइम पर यहां पर 40+ कंट्रीज थी जिन्होंने यूएस लेड कोलिजन को एग्री करा था। याद है सद्दाम हुसैन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, जब इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था, हमने पढ़ा था तीसरे चैप्टर के अंदर। तो कोई भी प्लान अगर रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में अगर कोई मुद्दा उठता है, कि कोई भी प्लान आता है, प्रपोजल आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को हमें रिफॉर्म करना है, तो उसके लिए कंसेंसस हमें ना ब्रॉड बेस्ड चाहिए। आप कनेक्ट करने की कोशिश करो इससे प्रीवियस लाइन को और ये वाली लाइन को। एक तो ये वाली लाइन एनी प्लान, और इससे ऊपर वाली लाइन पॉलिटिकल सपोर्ट। यानी कि इंडिया ये इस चीज को भली भांति तरीके से जानता है और ये बोलता भी है यूएन से, देखो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाना पड़ेगा ना, तो ये इतना आसान भी नहीं है। क्यों?
बड़ी सारी कंट्रीज पहले तो कहती रही कि हाँ लाना चाहिए, मेंबरशिप को इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन उनका पॉलिटिकल सपोर्ट हमेशा से बना रहता है। सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शंस के, पॉलिटिकल एक्शंस के खिलाफ वो कभी आवाज उठाते भी कहाँ हैं? ये तो हम आपसे बोल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज आपसे बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर की संख्या को बढ़ाओ क्योंकि जनरल असेंबली की संख्या बढ़ गई है। लेकिन बाकी कंट्रीज का, यूएसए, रशिया जैसे ग्रुप्स का साथ देना, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनको बॉयकॉट नहीं करना, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना, तो ये ऑब्वियसली बात है, वो रेटिफाई करते हैं कि जैसा स्ट्रक्चर है शायद से वैसा चलने दो, हमें रिफॉर्म नहीं चाहिए। तो इंडिया ये कहता है कि कोई भी रिफॉर्म जो आना चाहिए वो एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस के बेसिस पे आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि होता क्या है कि अगर एक पर्सन अगर $1000 का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका है और दूसरे पर्सन का भी $1000 का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये एक दूसरे को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू एक पर्सन जिसके पास $1000 है और दूसरे के पास $1 अरब है। ये पर्सन ज्यादा बेटर तरीके से एक दूसरे को नहीं समझ सकते, यही चीज है। ठीक है, चौंकने वाली बात नहीं है। इंडिया जो है, इंडिया खुद भी एक विश करता है कि वो परमानेंट मेंबर बने अगर यूएन कल को रिस्ट्रक्चर्ड होता है। इंडिया क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल करता है। कंडीशंस क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताई थी कुछ लेक्चर पहले। एक मिनट में कहाँ है ये, मैंने हम लोगों ने इसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करा था। मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए अगर सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपको एक मेंबर अगर बनना है, तो ये कंडीशन रखी थी कोफी आनंद जी ने, जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए वो कंट्री, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करे, अच्छा खासा बड़ा नेशन हो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा नेशन जो कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे, और ऐसा नेशन जिसकी एंट्री से सिक्योरिटी काउंसिल ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चर। ये कुछ 6 कंडीशन जो है, इंडिया मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी फुलफिल ना करता हो, सारी फुलफिल करता है। जैसे इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया वर्चुअली हर एक जगह से पार्टिसिपेट करता ही है, यूएन का कोई भी इनिशिएटिव हो, कभी भी उसने मिस नहीं करा या कभी भी उसने अनदेखा नहीं करा। इंडिया का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूएन के पीस कीपिंग एफर्ट्स के अंदर। ये जो हमारी जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक इमरजेंस है वर्ल्ड स्टेज पर, वो भी बहुत है और इस फैक्टर को जस्टिफाई करती है। इंडिया ये क्लेम करता है, तो इंडिया का जो क्लेम है कि जो क्लेम करता है इंडिया कि हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वो टोटल जस्टिफिएबल है। इंडिया उसके अलावा रेगुलर कंट्रीब्यूटर है यूएन के फाइनेंशियल बजट में, और इंडिया कभी भी यूएन को पेमेंट देने से चूका नहीं है। और मैंने बताया था, तारीफ वाली बात इसकी ये है कि इंडिया ना डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री ये चीज करे समझ में आता है, लेकिन वही है कि मैंने बताया था ना होटल वाली बात की, मतलब सारे दोस्त खाने जा रहे हैं, वो बहुत अमीर है, लेकिन कोई एक पर्सन है जिसकी सैलरी इतनी नहीं है, लेकिन उसका खुला हाथ है, वही कह रहा है कोई बात नहीं भाई मैं दे दूंगा, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि जब बिल आएगा तो अपना हाथ पीछे खींच लूंगा जस्ट बिकॉज मेरी इनकम कम है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इंडिया जो है भली बात इस चीज से अवेयर है कि परमानेंट मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए। इंडिया बहुत कुछ डेवलपिंग कंट्री के लिए कर सकता है, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री के लिए करेगा भी, क्योंकि इंडिया का शुरू से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। नैम को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर इंडिया की सरकार के ऊपर कभी आज तक किसी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे कि उसने गंभीर तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन करा हो, या फिर उसने दूसरी कंट्री में कभी भी इंटरवीन करा हो। ठीक है, इंटरवीन करा हो, उसने हमेशा से डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करी है, हमेशा से। ठीक है, तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा, और इंडिया इसके अलावा सॉफ्ट इश्यूज पे भी काफी कुछ मतलब बोलता चलता है, जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, औरतों की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, हमें बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडिया बहुत सारे, और इंडिया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करता है, इंडिया ग्रेटर कोलैबोरेट करता है ट्रेड के साथ, मतलब ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक हिडन बात भी बताऊंगा जब हम लोग PSIR को प्रॉपर तरीके से करेंगे IR के कंटेक्स्ट में। नॉर्थ कोरिया को सब लोग कमीनापन मानते हैं उस मोटे को, लेकिन इंडिया फिर भी उसके साथ ट्रेडिंग रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं, इंडिया ने नहीं तोड़ रखे। यही रीजन है कि जब यूएन में कभी भी बहुत आवाज उठाने की कोशिश करी पाकिस्तान ने, तो बड़ी सारी कंट्रीज हमारे अच्छे नेचर को और एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तो बोल देते कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ब्लॉक में किसी गली मोहल्ले में कोई एक इंसान रहता है,
उनकी फैमिली का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। तो अगर सच में भी अगर उन्होंने कोई काम कर दिया, गलती से अगर कुछ हो गया उनसे, तो मोहल्ले वाले मानते नहीं है कि यार ये नहीं कर सकते, इनका परिवार बहुत अच्छा है, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा कर सके। ऐसी इंडिया जब यूएन में कभी भी पाकिस्तान उसके खिलाफ वॉइस उठाता है तो इंडिया के खिलाफ कोई ये बात नहीं मानता। ठीक है, ये भी चीज सिग्निफाई होती है इससे कि कंट्री की जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड अफेयर में इससे बढ़ेगी अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बनता है। तो ग्रेटर स्टेटस उसको मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को और बेटर तरीके से चला सके, डेवलपिंग नेशंस के लिए वॉइस बन सके, और इंडिया की रेपुटेशन भी इंप्रूव होगी। और हो भी रही है कि इंडिया पावरफुल कंट्री बन रहा है और एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री इमर्ज होकर आ रहे हैं, स्पेशली अपने रीजन में तो काफ़ी ज़्यादा ही। जैसे नेपाल के साथ उसके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, श्रीलंका के साथ रहते हैं, भूटान के साथ रहते हैं, अफगानिस्तान के साथ जब अशरफ गनी की सरकार थी तब काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। इसके अलावा छोटी छोटी कंट्रीज़ की भी बड़ी मदद करता रहता है, मॉलडीव्स की मदद करता रहता है। ठीक है, ये चीज़। और इंडिया ने कभी भी किसी को मतलब झांसा देकर या पागल बनाकर कभी भी फंसाया नहीं। जैसे श्रीलंका को चाइना ने फंसा लिया था हम्बनतोता पोर्ट का झांसा देकर, 99 सालों के लिए उससे लीज एग्रीमेंट साइन करवा दिया था और अब वो पोर्ट चाइना के पास चला गया। ठीक है, अब सारी बातें अच्छी हैं, सारी बातें अच्छी हैं कि इंडिया जो है विश करता है परमानेंट मेंबर बनने की, एक ऐसा परमानेंट मेंबर जिसके पास वीटो पावर भी हो। लेकिन कुछ कंट्रीज ना इंडिया की एंट्री एज अ परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको ना क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर डाउट करते हैं। जैसे सबसे बड़ा हमारा फ्रेंडली नेबरहुड पाकिस्तान, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसके हमेशा से ट्रबल्ड रिलेशन रहते हैं। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के ट्रबल्ड रिलेशन रहते हैं आपस में। ठीक है, सिर्फ यही कंट्री नहीं, और भी कंट्रीज हैं जो ये बोलती हैं कि जब पड़ोसी देशों के साथ ही इंडिया अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा, अब यहाँ पर वो बोलते हैं देशों, लेकिन देशों नहीं, एक ही देश है पाकिस्तान, और इंडिया ऐसा नहीं कि मेंटेन नहीं कर पा रहा। भाई अच्छा भला हम लोग 2016 में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सार की मीटिंग की आयोजन की बात चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, उरी हमले हमने करे कि पाकिस्तान ने करवाए। तब से मोदी जी चिढ़ गए थे, उन्होंने बोला अब मैं पाकिस्तान में कभी विजिट नहीं करूंगा, तब नहीं जाऊंगा। तब से बस सार्क जो है वो एक ठंडे बस्ते के अंदर चला गया। ठीक है, आगे तो ये चीज ये लगती है दूसरी कंट्रीज को कि इंडिया का बनना परमानेंट मेंबर और स्पेशली परमानेंट वीटो मेंबर बनना सिक्योरिटी काउंसिल का, ये ठीक नहीं है। बाकी कंट्रीज रिलेक्टेंट है, नहीं बनने देना चाहती। ठीक है, उसके बाद कुछ कंट्रीज हैं ये इस चीज़ के ऊपर वरी करती हैं और भी ब्लेम है मतलब इंडिया के ऊपर। मतलब ये कुछ है कि ये पैराग्राफ पता है कैसे आएगा, अगर आपसे कोई पूछे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, डायरेक्टली इसका ये बन सकता है, व्हाट आर दी हर्डल्स ऑफ इंडिया बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर इन यूएन। अब इसके लिए लोग इधर उधर से मटेरियल जुटाते हैं, ये इनफ कंटेंट यहाँ से आपको मिल जाता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली कि इंडिया के हर्डल्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या चैलेंजेस क्या है परमानेंट मेंबर बनने के लिए यूएन में, डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ जो कंट्रीज हैं वो ये मानते हैं, वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि इंडिया जो है एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इंडिया के पास अच्छे खासे अमाउंट में न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री के पास इतने नहीं दिखते हमें। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ हैं इसको लेकर क्वेश्चन उठते हैं। दूसरे कंट्रीज ये मानते हैं अदर थिंग्स दैट उसकी जो डिफिकल्टीज है पाकिस्तान के साथ, वो इंडिया को इनइफेक्टिव बनाते हैं कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए आपको मतलब रीजन के साथ अपना इशू सॉल्व करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये उठता है फिर, अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछे कि जो कंट्रीज ये ब्लेम लगाते हैं कितने सही कितने गलत है, उनसे बोला सर जी ऐसा मुझे कंट्री बता दो इनमें से परमानेंट मेंबर, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। मेरा आर्ग्यूमेंट ये रहता है जब मैं आंसर राइटिंग करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं इन कंट्रीज का ये नहीं कहता कि इसका ब्लेम मुझसे चल रहा है, मैं कहता हूँ मैं ये लिखता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ईगो पे हर्ट करता हूँ उस क्वेश्चन में एग्जामिनर को। क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यूएसए के रिलेशन कहाँ का, मतलब इसने इन्वेजन करा, गल्फ वॉर वगैरह, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करा, चाइना हरामखोरी देता ही है, मैं इन सब बातों को लिखता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा एक सेफ साइड खेलता हूँ। क्या सेफ साइड है ये, तुम परमानेंट मेंबर्स हो यूएन के, यानी कि वर्ल्ड में अच्छा खासा स्टेटस है तुम्हारे पास, अच्छा खासा एक ओहदा है, अच्छी खासी पोजीशन है, तुम्हें हरामखोरों शर्म आनी चाहिए। तुम दूसरी कंट्रीज के साथ तो रिलेशनशिप मेंटेन कर ही नहीं रहे हो। इसके भी मैं बहुत सारे प्रूफ दे दूंगा अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ यूपीएससी का। तो
लेकिन मैं तुम्हारी बाहर की बुराइयां तो छोड़ ही दो, तुम्हारी घर की आपस में कलेश लगी हुई है, इसका और इसका कोल्ड वॉर, ठीक है, इसका और इसका कोल्ड वॉर 2.0, इसकी और इसकी दोस्ती इसके खिलाफ, ये फिर भी बेटर है, ये फिर भी बेटर है। लेकिन यू में इनके भी पंगे चलते रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो अभी समझ में नहीं आएंगे, वो आपने सुने नहीं कोई मुद्दे। लेकिन तुम तीन, इसको तो हटा दो, ये तो शांत देश है, चलो ठीक है, इनका ज्यादा कोई वो नहीं है, शांत देश है। लेकिन जब तुम तीनों की ही आपस में, यूएस, रशिया और चाइना, जब तुम तीनों की आपस में एक सुलझ नहीं पा रही है, तुम दुनिया को क्या घंटा संभालोगे? तुम क्या रिप्रेजेंटेटिव, क्या इफेक्टिव मेंबर्स क्या हो बताओ? हमारे तो सिर्फ इशू चलो पाकिस्तान के साथ चल रहा है, वो भी हम प्रोवोक नहीं करते, हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है बहुत ज्यादा। 40 कंट्री को लेकर घुस के तुमने इराक के अंदर घुसे, तुमने इतनी ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन करी, तुम कहीं पर भी मिसाइल छोड़ देते हो, ठीक है। 10 साल के अंदर तुम अपनी कंट्री की फोर्सेस को वहां पर छोड़कर आए कि हमसे कुछ हो नहीं पाया, हम तो जी चूड़ियां पहनकर मतलब वापस आ गए हैं वहां से। तुम मतलब गैर गुजरे हो, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की, तुम हार मान के वापस आ गए, तुम इतना क्लेम करते हो। चलो यूएसए को तो साइड हटाओ, रशिया ने भी इंटरवीन करा था 1979 में, रशिया ने भी इंटरवीन करा था 1979 में, क्या हुआ? क्या हुआ? वो भी वापस आया था, मुंह की खाकर वापस आया था। तुम वैसे तो, हम तो 9/11 अटैक जब हुआ तुम्हारी कंट्री में, तुम तो भाई साहब रातों रात तुमने इसको उठाया, उसको उठाया, यहाँ की सरकार पलट दी, वहां की सरकार पलट दी, 10 साल चूड़ियां पहन रखी थी। तालिबान को तो फिर भी नहीं तुम हटा पाए, और तुम तो हेजिमोनिक पावर, द कंट्री विद मोस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल्स, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की दिशा में इतनी एडवांस अनइमेजिनरी कंट्री, क्या हुआ वहां पर? ये चीज है। तो आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, ये बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स है। दूसरे ये मानते हैं कि अगर इंडिया इंक्लूड हो भी गया तो दूसरे इमर्जिंग पावर जो है उनकी वॉइसेस को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये बुक एनसीईआरटी लिखी गई थी तब ये बात चलती थी कि ब्राजील भी डिमांड करेगा, जर्मनी भी करेगा, जापान भी करेगा, और साउथ अफ्रीका भी करेगा। अब मैं ये श्योर नहीं हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि G4 का ग्रुप कौन सा है जहां पर इंडिया लेकर जाने की इनको बात करता है, लेकिन इंडिया ने इसमें से जापान को, जर्मनी को और आई थिंक साउथ अफ्रीका को मिला चुका है कि हम चारों को एक साथ एंट्री दे दो, परमानेंट मेंबर की संख्या कर दो 9। एग्रीमेंट पूरा हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, लेकिन बस 5 परमानेंट मेंबर एक कहते हैं कि हम तुम्हें वीटो का स्टेटस नहीं दे सकते, सिक्योरिटी काउंसिल ही कहता है। तो फिर क्या हम वहां पर कुछ मुशायरा करने थोड़ी ना जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ये फील करते हैं कि कॉन्टिनेंट लाइक अफ्रीका और साउथ अफ्रीका ये ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होने चाहिए, इनकी एक्सपेंशन होनी चाहिए परमानेंट मेंबरशिप में, सिंस यही दो कॉन्टिनेंट्स हैं जहां से सबसे कम कंट्रीज हैं पूरे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इनकी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन नहीं है प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपसे कल क्वेश्चन आए ना कि कौन से दो कॉन्टिनेंट्स अंडर रिप्रेजेंटेड हैं यूएन में, तो आप लिखना अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इन कंसर्न्स के साथ भी, कंक्लूजन बस यही है आपकी, इन कंसर्न्स के साथ भी इतना इजी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंडिया अपना सपना छोड़ेगा नहीं कि उसको नियर फ्यूचर में परमानेंट मेंबर की सीट मिल जाए यूएन में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।